प्रोस्पेक्टस, जिसको विवरण पत्र भी कहा जाता है, यह किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी संस्थान के लिए एक दर्पण की भांति होता है। जैसे दर्पण में हम सब कुछ सामने साफ साफ देख सकते हैं, पारदर्शी होता है, ट्रांसपेरेंसी होती है। इसी तरीके से किसी कंपनी में भी प्रोस्पेक्टस अपनी एक विशेष भूमिका रखता है। एक निजी कंपनी अथवा अंश रहित पूंजी वाली जो सार्वजनिक कंपनी होती है, अपने पंजीकरण के पश्चात तुरंत ही अपना व्यापार प्रारंभ कर सकती है। परंतु एक सार्वजनिक कंपनी को पूंजी प्राप्त करने हेतु आवश्यक रूप से प्रोस्पेक्टस जारी करना आवश्यक होता है, क्योंकि इसके स्थान यह अर्थात ये अनिवार्य होता है। कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार भी इसको जारी करना अनिवार्य होता है। ये अगर जारी नहीं किया जाए, कानूनी तौर से उसको जो है अवैध माना जाता है। तो इसलिए एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स कहलाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स कहलाता है ये। ए फॉर्मल प्रपोजल दैट कंटेन्स ए स्पेसिफिक प्लान और ए सिक्योरिटी और स्टॉक ऑफरिंग डिजाइन टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर। अर्थात ये इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे कंपनी में अपना पैसा लगाना चाहते हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको एक अट्रैक्शन दिया जाता है। इस तरीके से इसको डिजाइन किया जाता है, इस तरीके से बनाया जाता है कि वो प्रोस्पेक्टस देख करके वो हमारे कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट करने के लिए तैयार हो जाए और जो है अपना पैसा लगाने के लिए तैयार हो जाए। कंपनी को सबसे ज्यादा आवश्यकता किस चीज की होती है? स्टार्टिंग में जब इनिशियली कंपनी तैयार होती है, पैसे की जरूरत होती है, पूंजी को गेन करने की जरूरत होती है। तो वो कहाँ से करेगी? और वो अननोन लोगों जो कंपनी के बारे में नहीं जानते हैं और वो जो कंपनी उन लोगों को नहीं जानती है। तो इस तरीके से एक प्रोस्पेक्टस बहुत ही जो है अट्रैक्शन देते हुए, अट्रैक्टिव देते हुए, और एक चीज का ध्यान और भी रखा जाता है, उसके अंदर कोई भी ऐसे असत्य बातें भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन अपने आप को प्रेजेंट करने का एक तरीका भी होना चाहिए कि हम अपने आप को किस तरीके से प्रेजेंट करें, हम किस तरीके से अपने की जो हमारे कंपनी में है वो किस तरीके से दूसरों को बताएं। इस तरीके से जो है हम इसको डिजाइन करते हैं। डिजाइन करने के बाद ही जब उसको हो जाता है, लोग बाग उसको देखने के बाद फिर कंपनी में अपना पैसा लगाने के लिए आगे आते हैं। कुछ लोगों को शेयर खरीदते हैं, कुछ लोग डिवेंचर खरीदते हैं, कुछ लोग लॉन्ग टर्म लोन देते हैं। इस तरीके से बहुत सारी चीजें उसको प्राप्त हो जाती हैं। तो ये इस तरीके से हमारा प्रोस्पेक्टस एक बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स कहलाता है। प्रोस्पेक्टस का मीनिंग क्या है? सिंपल मीनिंग है एकदम इसका। कंपनी प्रोस्पेक्टस इज रिलीज्ड बाय कंपनी टू इन्फॉर्म द पब्लिक एंड इन्वेस्टर्स ऑफ द वेरियस सिक्योरिटीज दैट आर अवेलेबल। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी जो है, जो उसको प्रोस्पेक्टस को रिलीज कर रही है, जारी कर रही है, किसके लिए सूचना दे रही है? किसको? पब्लिक को और जो इन्वेस्टर्स हैं। पब्लिक यानी कि सार्वजनिक लोगों को, और इन्वेस्टर यानी कि जो पैसा लगाने के लिए तैयार होते हैं, उनको तरीके जो अपनी सिक्योरिटीज को जो है उसको जो है आर अवेलेबल, वो सिक्योरिटीज उसमें है, उसको अवेलेबल है, उसके बारे में वो लोगों को बता रही है। किस किस को? वो इन्वेस्टर्स को, और जो है पब्लिक को जो है वो बताना चाहती है कि किस किस को ये बनाएगी। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट क्या चीज है, एक हमारे पास ये पब्लिक आती है, और दूसरा हमारे पास जो है इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर पब्लिक दोनों ही लगभग सेम ही चीज होते हैं, क्योंकि वही पब्लिक होती है जो इन्वेस्टर बनती है। तो ये हमारे पास पब्लिक और इन्वेस्टर्स ये होता है। और अनेक तरीके की, वेरियस तरीके की व्यक्ति और सिक्योरिटी जो होती हैं, जो हम अपने आप को जो है उसके अंदर रखते हैं, मॉर्गेज कराते हैं, और वो दैट आर अवेलेबल, उसके बारे में, उपलब्धता के बारे में बताते हैं। These documents desirable about mutual fund, bonds, stock and other forms of investment offered by the company। वो उसने क्या क्या चीजें की ऑफर? उसके अंदर जो है, जो हमारे जो है म्यूचुअल फंड निकालते हैं, आज के टाइम में बहुत ज्यादा यूज हो रहा है म्यूचुअल फंड का, म्यूचुअल फंड है। उसके साथ साथ और भी हमारे पास बहुत सारी चीजें होती हैं, जो कि बॉन्ड्स निकाल देते हैं,
ये हमारे पास म्यूचुअल फंड हो जाते हैं, म्यूचुअल फंड है, बॉन्ड्स हैं, स्टॉक्स हैं एंड अदर फॉर्म में जो इन्वेस्टमेंट्स है अलग अलग तरीके से हमारे इन्वेस्टमेंट को ऑफर करते हैं हम लोग बागों को। इसको जो है ऑफर दे रहे हैं, किसके द्वारा ऑफर हो रहा है? कंपनी के द्वारा हो रहा है। कंपनी के द्वारा ये ऑफर हो रहा है कि भाई ये जो है हमारे पास ये चीज है, और ऑफर करेंगे तभी दूसरे आदमी जो उसको एक्सेप्टेंस देगा, और एक्सेप्टेंस देगा तभी आगे वो एक दूसरे के बीच में कॉन्टेक्ट आएगा। A prospectus is generally accompanied by basic performance and financial information about the company। इसका मतलब क्या हुआ? एक जनरल जो है इसकी जो है बनाया जाता है। क्यों बनाया जा रहा है? साधारणतः जो हमारी जो है बेसिक परफॉर्मेंस जो है कंपनी की, और दूसरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में उसको अवगत कराया जाता है। किसको? पब्लिक को और इन्वेस्टर्स को इसके बारे में बताया जाता है कि ये क्या होना चाहिए। आगे चलते हैं। प्रोस्पेक्टस इज ए फॉर्मल लीगल डॉक्यूमेंट्स। प्रोस्पेक्टस क्या है? एक लीगल डॉक्यूमेंट्स है, क्योंकि कानून की तौर से इसको बनाया जाना अनिवार्य होता है। तो क्या हुआ? कानूनी तौर से इसको जो है ये एक लीगली डॉक्यूमेंट्स हो जाता है, जो कि इसको बनाया जाना आवश्यक होता है। यदि कोई कंपनी इसको नहीं बनाएगी, एक सार्वजनिक कंपनी, तो कानूनी तौर से वो अवैध माना जाएगा, तो इसलिए उसको बनाया भी जाना आवश्यक होता है। Which is required by the field with the SECP that provide details about the investment offering for sale to the public. It should contain the fact that an investor need to make and inform the investment decision। अब इसमें जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपने बारे में डिसीजन लेंगे कि भाई कंपनी के साथ हम जो कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, और कंपनी जो उसमें डिटेल्स उसने दी हैं उसको इन्वेस्टमेंट के बारे में दी है। कंपनी जब सेटिस्फाई हो जाते हैं वो व्यक्ति, तो एक दूसरे से वो उसको परचेज करना या लेने या कांटेक्ट करने के लिए वो एग्री कर जाते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा जो है ये प्रोस्पेक्टस कहलाता है। और ये बहुत ही अट्रैक्टिव होना चाहिए, पैराग्राफ में होना चाहिए, छपा हुआ होना चाहिए, सिस्टमेटिक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम जो इसको ऐसे ही पूरे एक लेवल में हम छापते हैं। अगर पैराग्राफ में भी नहीं है, अगर वो उसमें सीरियली नहीं है, तो वो जो है माना नहीं जाएगा, कानूनी तौर से उसको नहीं मानते हैं। इसको अलग अलग जो है देशों के हिसाब से अलग अलग नाम भी इसको दिए गए हैं। कहीं पर जो है इसको प्रोस्पेक्टस बोला गया, प्रोपोर्शंस बोला गया, लैटिन भाषा में कुछ अलग बोला गया। इस तरीके से इसको अलग अलग नाम से इसको जाना गया। और ये 18th सेंचुरी के मिड में जो है इसको प्रोस्पेक्टस नाम दिया गया। फिर हमारा प्रोस्पेक्टस आ जाता है कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के अंतर्गत। इसके अंतर्गत काफी डिफिनेशन इसकी आई, नियमों के आधार पर इसकी आई। 2013 में जो हमारा कंपनी अधिनियम में संशोधन हुआ, उसके आधार क्लास हमारा 70 के आधार पर इसको दिया गया। यह क्लास 70 ऑफ सेक्शन 2 of the act define prospectus means any document described or issued as a prospectus and includes a red herring prospectus referring to in section 32 or self prospectus referred to the section 31 or any notice, circular and advertisement or other documents invites offer from the public and the subscription or purchase of any securities of a body corporate। इसका मतलब ये हुआ बिल्कुल सिंपल कि जो उसके अंदर बेचना चाहते हैं, ये क्या है? एक हमारा एक सर्कुलर है। सर्कुलर क्या है? सब लोगों को हम किसके बारे में बताएं। एक नोटिस है, सूचना है, एक एडवर्टाइजमेंट है अदर पर्सन के लिए, सारे लोगों के लिए जो हमारे पास जो हमारी कंपनी के साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम किसी चीज के लिए अपने आप के लिए बताएंगे कि ये चीज है। मान लीजिए कोई संस्था है
तो संस्था है उसके अंदर कौन कौन सी ब्रांचेस चल रही हैं, तो वो सबसे पहले क्या करेंगे, लोगों को बताएंगे, देखने के, वो ऐसा अट्रैक्शन हो जाए, कम से कम वो देखने के लिए तैयार हो जाए। आज के टाइम में प्राइवेट कंपनीज हैं या प्राइवेट हमारे पास जो ये इंस्टीट्यूट हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव बनाते हैं उसको, जिससे कि लोग बाग उसको देखते हैं, फिर कॉन्टेक्ट में आते हैं, लोग बाग एडमिशन लेते हैं और उसी से उनका जो है इंस्टीट्यूट वो चलता है। तो सबसे पहले कहते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। तो हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन जो पड़ता है किससे पड़ता है, कि प्रोस्पेक्टस के आधार पर ही पड़ता है, क्योंकि पहला कांटेक्ट हमारा जो है सबसे पहले, जो आज के टाइम में आपने देखा है कि करोड़ों करोड़ों रुपया जो है उस पर लगाते हैं एडवर्टाइजमेंट में, किसी भी चीज में। तो 1 मिनट के ऐड के लिए अमिताभ बच्चन आते हैं तो कितना पैसा लेते होंगे वो, तो क्या है, कम से कम वो हमारे उसके लिए वो देखने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर तो एक्चुअल पोजीशन को ही हमें प्रदर्शित करना होता है। कंपनी क्या है, कंपनी किस तरीके से अपनी चीज बेचना चाहती है और लोगों से कांटेक्ट करना चाहती है, एक दूसरे से एग्रीमेंट करना चाहती है, तो वो हमारे जो है इसके अंतर्गत डेफिनेशन के अंतर्गत बनाया गया है। ये हमारा जो है का डेफिनेशन जो है कंपनीज एक्ट 2013 के आधार पर इसको दिया गया है। तो इस तरीके से ये आ जाता है और भी इसमें कई सारे टाइम टू टाइम इसमें परिवर्तन होते रहे हैं। आगे डेफिनेशन ये इसी के आधार पर, एक छोटी सी डेफिनेशन है जो अभी बताई थी, तो बिल्कुल सेम इसी के आधार पर ये इन्वेस्टमेंट के आधार पर पूरी डेफिनेशन है। दूसरा एक हिंदी में देखिए, यह एक लिखित एवं महत्वपूर्ण प्रलेख होता है। यह कंपनी का एक वर्तमान एवं भविष्य की प्रगति तथा उसके उद्देश्य, लक्ष्य और उसकी सफलता के बारे में भावी संभावनाओं को अवगत कराना होता है। अर्थात यह जनता को निमंत्रण पत्र कहलाता है, यानी कि जो जनता है, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो हमारे उसके साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो उनके साथ जो उसके जो प्रगति है, सबसे पहले क्या है, जनता भविष्य की जो प्रगति है और उसके उद्देश्य है, उसके लक्ष्य है, उसकी सफलता के बारे में इसको बताता है। ये कंपनी क्या है, क्या बनाएगी, सबसे पहले क्या होता है इसमें, उसका उद्देश्य होता है क्या है। लेकिन ये ध्यान रहे, जबानी कुछ नहीं चलता, सब कुछ रिटर्न में होता है। और एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रलेख कहलाता है, क्योंकि अनिवार्य रूप से एक सार्वजनिक कंपनी के लिए ये जारी करना अनिवार्य होता है। यह कंपनी की वर्तमान यानी प्रेजेंट जो चल रहा है हमारा आवाज, उसके बारे में और भविष्य के बारे में, भविष्य की जो प्रगति होगी, जो डेवलपमेंट होगा कंपनी में, उसके बारे में, तथा उसके उद्देश्य, लक्ष्य क्या होंगे, उसके एम क्या होंगे उसकी, और उसकी सफलता के बारे में, जो भी हमारे भावी यानी कि भविष्य के लिए संभावनाओं को अवगत कराता है। जो हमारी जो संभावनाएं हैं, उम्मीदें हैं, उसको ये अवगत कराता है। अर्थात ये जनता को एक क्या देता है, एक इन्विटेशन देता है, इनवाइट करता है कि हम ये है, जनता इसी को देख करके जो है आगे चलने के बाद ये प्रेरित होती है और उसको काम जो जनता इसके साथ, कंपनी के साथ कांटेक्ट करती है। तो ये सबसे पहले यही चीज होती है, इसी के ऊपर, इसी के आधार पर जनता को जो है हमसे जुड़ना होता है। कंपनी प्लस जनता जो जुड़ती है या इन्वेस्टर जुड़ते हैं, इसी के आधार पर वो जुड़ते हैं। अभी जो बताया गया था, भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 2 की 36 के अनुसार जो होता है, 36 के अनुसार क्रय विवरण का आशय ऐसे प्रलेख से है जो कि विवरण के रूप में निर्गमित किया गया है। विवरण यानी कि बिल्कुल डिटेल के आधार पर किया गया है, और जिसमें ऐसी कोई सूचना, दस्ती पत्र कहते हैं हम, जो सर्कुलर को या विज्ञापन या अन्य प्रलेख सम्मिलित हैं, जिसके द्वारा समामेलित संस्था के अंश या ऋण पत्र खरीदने के लिए जनता से प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो जनता है हमारी, जनता के आधार पे जो है उसको ये लिया जाता है। तो ये जनता को एक किस्म से प्रस्ताव देते हैं, जनता के आधार पर इसको दिया जाता है। तो ये हमारे पास जो जनता को एक क्या हुआ, एक निमंत्रण पत्र
जो प्रदान किया जाता है। किस चीज के लिए? संस्था के अंश है हमारे पास, सबसे पहले हमें शेयर बेचने होते हैं और जो है ऋण पत्र डिवेंचर्स बेचने होते हैं। इन दोनों को जो है जो जनता जिससे उसको देख करके खरीदने के लिए प्रेरित हो जाए और उनको एक निमंत्रण दे दिया जाए। तो इस तरीके से ये होता है। क्रय विवरण का आशय ऐसे प्रलेख से है, यानी कि ऐसे डॉक्यूमेंट से है हमारे पास जो कि विवरण के रूप में निर्गमित किया जाता है, यानी कि इश्यू किया गया है। और इसमें ऐसी कोई सूचना जो हमारे नोटिस है, सर्कुलर है, हमारा सर्कुलर पत्र सर्कुलर कहते हैं, या एडवर्टाइजमेंट है या अन्य कोई प्रलेख सम्मिलित है जिसके द्वारा समामेलित संस्था जो कंपनी बनी है हमारी, जो जिसका पंजीकृत हुआ संस्था जो है या कंपनी जिसको हम कहते हैं के अंश यहाँ पे बात आ जाती है। ये हमारे अंश या ऋण पत्र खरीदने के लिए जनता से प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं। ये हमारा एक विवरण पत्र के नाम से हम इसको जानते हैं, प्रोस्पेक्टस के नाम से इसको जाना जाता है। दूसरा जो है हमारे पास ये भी बता दिया है। Prospectus means any documents described or issued as prospectus and includes any notice, circular, advertisement or other documents inviting offer from the public for the subscription or purchase of any shares in or debentures of a body corporate. Contents of prospectus. यह कंपनी का एक महत्वपूर्ण प्रलेख होता है क्योंकि इसके आधार पर ही जनता कंपनी के अंश व ऋण पत्र को क्रय करने के लिए प्रेरित होती है। जनता जो है इसी के आधार पर जो है क्या करती है, जो मेन जो सारी चीजें हैं के अंश और ऋण पत्रों को क्रय करने के लिए प्रेरित होती है। यानी कि फर्स्ट स्टेप ऐसा होता है कि अगर इसी में हमारे फर्स्ट स्टेप में ही कुछ गड़बड़ हो जाएगी तो आगे हमारा जो है कंपनी सक्सेस नहीं होगी। इसलिए विवरण को अत्यंत सावधानी पूर्वक व आकर्षक रूप से तैयार किया जाता है और इसमें कोई तथ्य असत्य अथवा भ्रामक भी नहीं होना चाहिए। कोई ऐसी चीजें ना हो कि हम जो है अपने हाइपरबोलिक हो जाएं और उसको ऐसा कर दें कि वो जो है लोग बात जो है बाद में उसे पता चले कि ये चीज तो कंपनी में नहीं थी। यदि ऐसा हो जाएगा तो हमारी सारी जो है मेहनत, सारा बनाया हुआ सब कुछ खराब हो जाएगा। कानूनी तौर से, वैधानिक तौर से उसको जो है मान्यता जो मिली होती है वो रद्द भी की जा सकती है क्योंकि ये इसके अंदर कोई ना कोई छूट दिए गए हैं। कंपनी अधिनियम के अनुसार निम्न तथ्यों का उल्लेख होना आवश्यक होता है। देखिए ये समझने की चीजें हैं। सबसे पहले क्या होता है, हमारा जो है कंपनी का जो का नाम, पंजीकरण का पता। सबसे पहले हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, इसी के बारे में भी हम करते हैं, इंट्रोडक्शन करते हैं। जस्ट लाइक क्या है, इंट्रोडक्शन हो रहा है, हम अपना जो है इंट्रोडक्शन बताएंगे। इंट्रोडक्शन बताने के बाद अपना नाम, पद नाम, पद नाम के बाद क्या कहेंगे, कहाँ पर हमारी पोस्टिंग है। मान लीजिए हम कहते हैं कि हम सच एंड सच यहाँ पे मॉडल ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरी ऑफिस के एचओडी हैं, लेकिन कहाँ पर पोस्टिंग है, साहब जनता पॉलिटेक्निक जहांगीराबाद में पोस्टिंग है। तो इसका कंपनी का नाम हमारी सबसे पहले हम किसी जुड़े, पॉलिटेक्निक से जुड़े, उसका नाम, अपना नाम, और उसके बाद जो भी पंजीकृत पारा जो रजिस्टर्ड माना जाता है उसका पता यहाँ पर होना बहुत जरूरी होता है। पहला जो है हमारा फर्स्ट स्टेप जो है सबसे पहले ये माना जाता है कि कंपनी का नाम व पंजीकरण पता, का पंजीकरण का पता उसका जहाँ एक्चुअली में उसको कार्यालय बनाया गया है, रजिस्टर्ड ऑफिस जिसका बनाया गया है वो हम। नंबर 2 हमारा मुख्य रूप से होता है भाई कंपनी क्यों बनाई जा रही है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। मुख्य उद्देश्य, मेन एम क्या है, कंपनी क्यों बनाई गई है, कंपनी का मतलब क्या है, कंपनी क्या बनाएगी, क्या क्या बिजनेस करेगी, क्या इसका आगे भविष्य में इसके वो होंगे, ये होना चाहिए कंपनी तो हो जाए। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है, कंपनी इसके जो प्रोस्पेक्टस के साथ एक होता है मेमोरेंडम एसोसिएशन होता है, जिसको हम पार्षद सेवा नियम के नाम से जानते हैं। उस पर हस्ताक्षर करने वालों के नाम व पते व्यवसाय होने चाहिए।
इससे क्या होता है कि कंपनी के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो कौन कौन लोग हैं। मान लीजिए हमारी कोई कंपनी बनाई है और उसमें जो मेमोरेंडम एसोसिएशन बनाया गया है उसमें अजीम प्रेम जी के साइन हो, या मान लो जो अंबानी जी के हो, ये टाटा बिरला के साइन हो, ये कंपनी भाई जो इन लोगों ने बनाई है, तो क्या होगा उस कंपनी की क्रेडिट और गुडविल पहले ही ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी कि भाई इसके अंदर तो भाई बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत साफ सुथरे लोग हैं, अच्छा काम करने वाले, उनकी इमेज जो है पहले से ही कंपनी के फील्ड में बहुत बढ़िया कहलाती है। तो वो जो है इसके अंतर्गत वो साइन किस किस के हैं और उनके नाम क्या है, उनके पते क्या है, उनका व्यवसाय क्या है, व्यवसाय से पता चल जाता है कि उसकी जो है हैसियत क्या है। तो वो चीजें यहाँ पर लिखनी आवश्यक होती हैं, वो भी इसके अंतर्गत बताई जाती है। दूसरा, हमारे कंपनी के जो संचालक बनते हैं उनकी योग्यता अंकों की संख्या क्या है। कंपनी के संचालक को पहले से इसलिए बताना जरूरी होता है, वो मान लीजिए हमने 10 जो है योग्यतांश दे रखे हैं और कंपनी के लोगों जो हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं जो कंपनी के साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं, शेयर खरीदना चाहते हैं, उन्हें ये पता ना हो कि संचालक बनने के लिए योग्यतांश कितने हैं, वो 5 ले लेते हैं तो कल को तो वो संचालक ही नहीं बन पाएंगे। तो इसके अंदर साफ साफ लिखा होना चाहिए योग्यता अंशों की संख्या क्या है, संचालक जो बनेंगे उनके लिए मिनिमम योग्यता अंशों की संख्या कितनी होगी, जिससे कि बाहरी लोग भी, कोई भी आदमी उसका संचालक बनने के लिए अंश खरीद सके और अपने आप को उसके लिए योग्य समझ सके। उसके आगे क्या होता है, संचालक, प्रबंध संचालक, सचिव आदि के नाम व पते, व्यवसाय तथा पारिश्रमिक आदि का विवरण भी इसमें होना चाहिए। इसके अंदर क्या होता है कि उसको पारिश्रमिक, संचालकों को पारिश्रमिक कितना दिया जाएगा, प्रबंधकों को, सचिव को उसके नाम आदि पते सबको होंगे, लेकिन उनके व्यवसाय भी होंगे तथा पारिश्रमिक भी होना चाहिए। पारिश्रमिक क्यों उन्हें बताया जाता है, तो संचालक जो व्यक्ति जो है इसके साथ कांटेक्ट कर रहे हैं, कांटेक्ट करने के बाद वो चाहते हैं कि भाई हम जो है कंपनी के संचालक भी बन जाएंगे, तो उनको अभी से अट्रैक्शन मिल जाना चाहिए कि भाई पारिश्रमिक कितना मिलेगा, ये चीज होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें उसके अंतर्गत, या जो पहले से उन्होंने मन बना लिया, जो संचालक बने हुए कंपनी ऑलरेडी काम कर रही है, तो वहां पर जो है ये पोजीशन आ जाती है कि कब संचालक कौन है, प्रबंध संचालक कौन है, सचिव कौन है, इनके नाम आदि के जो पते भी इसमें होते हैं और उनका व्यवसाय क्या है, उनको पारिश्रमिक क्या दिया जाता है। ऐसा नहीं है हमारे साथ कोई बात भी सोचे कि हमारे साथ कोई चीटिंग तो नहीं हो रही है, इस चीज का भी ख्याल रखा जाता है। वो कोई भी चीज भ्रम वाली इसके अंतर्गत नहीं होनी चाहिए, भ्रम वाली नहीं होनी चाहिए। तो इसी तरीके से कंपनी की अंश पूंजी, अंशों की संख्या और उनकी श्रेणियां तथा अंश अधिकारियों के अधिकार व हित। क्या हुआ कि कंपनी की जो अंश पूंजी, यानी कि जो कंपनी की अंश पूंजी है वो कितनी होगी और अंशों की संख्या क्या होगी। मान लिया पूंजी तो हमने 50 लाख रुपए मान लिया, उसकी लेकिन संख्या कितनी हमने निर्धारित की। उनकी श्रेणी, श्रेणी से जब मतलब हमारे पास इक्विटी शेयर कितने होंगे, प्रेफरेंस शेयर कितने होंगे, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत होंगी। अंश अधिकारियों के, जो अंश अधिकारी जो होंगे उनके अधिकार और हित क्या होंगे, एक चीज ये आ जाती है हमारे पास। दूसरा हमारे पास ये आ जाता है कि जो न्यूनतम अभिदान राशि क्या होगी। न्यूनतम अभिदान राशि से हमारे पास मतलब क्या हुआ कि न्यूनतम अभिदान राशि जो होगी कि जो कंपनी में जो है मिनिमम जो है कितने न्यूनतम अभिदान राशि दी होती है। जब पार्षद सीमा नियम, पार्षद अंतर नियम बनते हैं तो उसी के अंदर जो है न्यूनतम अभिदान राशि का जिक्र होता है कि जो कम से कम जो कंपनी के संचालक बन रहे हैं या जो कॉन्ट्रैक्ट में रहे हैं तो मिनिमम कितना होगा, मिनिमम पैसा कितना होगा, न्यूनतम कितना होगा, उस चीज को इसमें बताया जाता है। आगे चलते हैं। फिर अभिदान सूची खुले रहने की तिथि क्या होगी। जो हम ये जो हो रहे हैं तो ये शेयर बेच रहे हैं तो उसकी अभिदान सूची कितने तारीख तक खुली रहेगी, कब तक खुली रहेगी, इसका जिक्र भी इसमें होता है। दूसरा, अलॉटमेंट, आवेदन एवं आवंटन पर दे राशि। जो एप्लीकेशन होती है उसके ऊपर लगाई जाती है तो उसके आवेदन पर कितनी राशि होगी और अलॉटमेंट पे कितनी होगी, क्लियर कट होना चाहिए। जब हम कोई जो है शेयर बेच रहे हैं या हम जो है
निमंत्रण दे रहे हैं, तो उसमें पहला वाला स्टेप यानी कि जो एप्लीकेशन लगाई है, जो आ रही हैं, जो बैंक में जमा होती हैं, उसके साथ कितनी राशि होनी चाहिए, जो अगर मिल जाते हैं, मान लो अलॉट हो जाते हैं, तो अलॉटमेंट पे कितनी परसेंट राशि होगी, बिल्कुल क्लियर कट करके इसके अंतर्गत सारी चीजें होनी चाहिए। इसी तरीके से ऋण पत्रों की संख्या कितनी होगी उसके अंदर, ऋण पत्र जो है हमारे इश्यू अगर कर रहे हैं, कोई कंपनी करना चाहती है, तो उसकी संख्या कितनी होगी। नेक्स्ट, अंश प्रीमियम अथवा बट्टे की राशि, प्रीमियम यानी कि कितने कितने हिस्सों में बांट के उसको दिया गया है, फर्स्ट किस्त, दूसरी, सेकंड, थर्ड, और उसमें कोई डिस्काउंट दिया जा रहा है तो उसकी राशि क्या होगी। एक दूसरा हमारे होते हैं अभिगोपक। अभिगोपक कहते हैं हम अंडरराइटर्स को कहते हैं। अंडरराइटर जो हमारे शेयर को बेचने के लिए जिम्मेदारी लेते हैं, उनके नाम, पते, व्यवसाय और आर्थिक स्थिति, और उसका क्या कमीशन होगा, आर्थिक दशा क्या है और उनको दे कमीशन कितना होगा, ये आदि आदि बातों का स्पष्ट उल्लेख इसके अंतर्गत होता है। दूसरा, कंपनी द्वारा क्रय की गई संपत्ति। कंपनी ने कोई संपत्ति क्रय की है अपनी कंपनी बनाने के लिए, जहाँ फैक्ट्री लगाने के लिए, तो यदि उसकी है तो किससे ली है उसकी, वो संपत्ति ऐसी तो नहीं हवा में हमने दिखा रखी हो बोले बस हाँ हमने इतनी खरीद ली। तो इसलिए क्या होता है, इसमें उसके नाम व पते और चुकाई गई धनराशि क्लियर होनी चाहिए, जिससे कोई व्यक्ति चाहता है चाहे कि वास्तव में ये जो संपत्ति कंपनी ने खरीदी है या नहीं, तो जो उसके अंदर नाम भी है, पते भी हैं, चुकाई गई धनराशि भी, ये सारी चीजें उसके अंतर्गत हैं, तो वो उससे सेटिस्फाई हो सकते हैं, आसानी के साथ पता चल सकता है, तो कोई भी इसमें भ्रामक स्थिति नहीं रहेगी। जैसे अभी बताया स्टार्टिंग में, क्या है प्रोस्पेक्टस हमारा, विवरण क्या है हमारा, एक आईने की भांति होता है, एक दर्पण की भांति होता है। जैसे हमारा जो सामने दर्पण होता है, हम खड़े होते हैं, वो सब साफ साफ बिल्कुल सच्चे सच्चे से बोलता है, उसके अंदर कोई भी जो है छुपाव नहीं हो सकता, इसलिए उसके अंदर पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी है। जो भी हम बात कर रहे हैं, जो भी हम कह रहे हैं, वो बिल्कुल स्पष्ट स्पष्ट सी होनी चाहिए। तो कंपनी द्वारा यदि कोई संपत्ति खरीदी गई है, तो किससे खरीदी है भाई, उसका स्वामी कौन है, मालिक कौन था उसका, उसका नाम, उसका पता, और कितने रुपए की उसकी धनराशि, यानी कि जो अमाउंट है, जो पैसा दिया गया है, वो कितना हुआ है, वो भी इसके अंतर्गत बताया जाना अनिवार्य होता है। दूसरा, हमारे पास कई बार क्या होता है, इनिशियल एक्सपेंसेस होते हैं, प्रारंभिक व्यय का ब्यौरा। जब कंपनी बनती है, तो कंपनी बनने से पहले बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, जो प्रमोटर्स के द्वारा, जिसको प्रवर्तक हम कहते हैं, प्रवर्तकों के द्वारा जो है उसका भुगतान कराया जाता है, किया जाता है, यानी खर्चे किए जाते हैं। जैसे हमारे जो पार्षद सीमा नियम की फीस होती है, पार्षद नियम की फीस होती है, और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हमें जमा करने होते हैं, उसकी फीस होती है। ये तो फीस की बात हो जाती है। कई हम कंसल्टेंसी लेते हैं बहुत बहुत सारे लोगों से, तो कंसल्टेंसी फी भी होती है। तो ऐसा तो नहीं है प्रारंभिक व्यय में हमने जो अनाप शनाप उल्टे सीधे खर्च लगा दिए, तो उनका टोटल ब्यौरा उसके अंतर्गत होना चाहिए, कहाँ कहाँ कितने कितने पैसे, कितने कितने के जो है भुगतान किए गए हैं, उसके पूरा उसका अकाउंट मेंटेन होना चाहिए, उसके वाउचर होने चाहिए, उसका पूरा सब कुछ लगा होना चाहिए, कोई भी व्यक्ति जो है उसको देख सके और सेटिस्फाई हो सके कि जो भी जो है इसमें हुआ। मान लीजिए जो है उसमें अब जो 100 फोटो कॉपियाँ कराई गई हैं और उसमें डाल दिया उन्होंने उठाया खर्चा 100 फोटो कॉपी के 500 रुपया, तो वो क्या होगा, वो सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। 100 कॉपी कराई गई हैं तो ज्यादा से ज्यादा 1.5 रुपए की कॉपी या 2 रुपए की कॉपी का फोटो कॉपी का खर्चा हो सकता है, 200 रुपए हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 500 रुपए दिखाए गए हैं, तो क्यों दिखाए गए हैं, तो एक डाउटफुल हो जाएगा। तो इसलिए जो भी प्रारंभिक व्यय का ब्यौरा है वो इसके अंतर्गत लिखा जाना चाहिए। ऐसा नहीं टोटल हमने लिख दिया कि भाई जो है 1 लाख रुपया खर्च हुआ है, 1 लाख रुपया खर्च हुआ है तो कोई बात नहीं है, लेकिन कैसे कैसे हुआ है, कहाँ कहाँ हुआ, किन किन चीजों पे वो खर्च हुआ है, उसकी डिटेल्स इसके अंतर्गत देनी अनिवार्य होती है, तो वो डिटेल्स इसके अंतर्गत आ जाती है। इसी तरीके से सबसे महत्वपूर्ण हमारे पास आता है जो कंपनी के प्रवर्तक, यानी कि जिसको प्रोमोटर्स अभी हम बता रहे थे, उनके नाम व पते और तथा उनको दी जाने वाली राशि, जो भी राशि है उनको दी जाने वाली राशि, क्योंकि वो कंपनी बनाई है उन्होंने, उन्हें प्रमोटर्स हैं, कंपनी के तो उनके नाम पे पते हो जाते हैं, और जब उन्होंने इनिशियल जो भी खर्चे किए हैं उनको जो दी जाने वाली राशि है उसका ब्यौरा भी इसके अंतर्गत होना चाहिए। पूरा पूरा जो भी राशि दी जाती है तो उसका ब्यौरा भी इसके अंतर्गत होता है और दिया जाता है। दूसरा, उसके बाद हम कई बार क्या करते हैं, ऑडिटर्स की नियुक्ति करते हैं।
ऑडिटर्स की नियुक्ति करते, तो ऑडिटर्स के भी नाम, पते, व्यवसाय सब चीज इसके अंतर्गत होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि हम जो है उसकी कोई भी जांच पड़ताल कर रहे हैं तो उसकी जो है हम आसानी के साथ कर सकें। तो ये हमारे पास आ जाते हैं का तो इससे पहले हमारा वो आ जाता है जो कंपनी के जो ऑडिटर्स होते हैं, अंकेक्षक जो होते हैं, उनके नाम, पते और उनको जो पारिश्रमिक आदि दिया जाता है उसके बारे में यहाँ पर बताया जाता है, और वो भी बिल्कुल साफ-साफ स्पष्ट शब्दों में होना चाहिए, कोई भी चीज छुपी हुई नहीं होनी चाहिए। ये आपको अभी बताया गया। यदि कंपनी पहले से ही व्यापार कर रही है तो उसका पूरा विवरण और समय। कई बार क्या कंपनी होती है अपना विस्तार बढ़ाना चाहती है और दोबारा से शेयर बेचना चाहती है, या और उसकी पूंजी की कैपिटल बढ़ाना चाह रही है। यदि ऐसा है तो उसके बारे में जो है पहले से जो है जो सारा विवरण है उसके अंतर्गत देना होता है, उसका पूरा विवरण और समय, यानी कि कब से वो व्यापार कर रही है, वो सारी चीजें इसके अंतर्गत आ जाती है। दूसरा जो है हमारे पास अंशधारियों को सभा में मत देने तथा उनके लाभांश अधिकारों का उल्लेख, कि अंशधारी जो है सभा में जो है मत देंगे तो कौन कौन सी स्थिति में देंगे। लाभांश होगा, लाभांश यानी कि डिविडेंड होगा और उसके अधिकार होंगे तो उसका पूरा उल्लेख इसके अंतर्गत आता है। इसी तरीके से निश्चित स्थान जहां पर आर्थिक स्थिति लेखों का निरीक्षण किया जा सके। क्या होता है कि हम तो ठीक है, कंपनी से कॉन्टेक्ट भी हो गया, हमारा सब कुछ हो गया, लेकिन हम तो सेटिस्फाई नहीं है, जो सारे लेखे जोखे हैं प्रोस्पेक्टस में सारी चीजें नहीं मिल सकती हैं, नहीं मिल सकती, तो आर्थिक स्थिति, आर्थिक लेखे जोखे जो हमारे अकाउंट जो सारे हैं उनका निरीक्षण कहाँ किया जा सकता है, कौन से स्थान पे, कौन से ऑफिस में, क्या प्रोसीजर होगा उसको देखने के लिए। उसमें कई बार कंपनी फीस भी रख सकती है, ऐसा नहीं है हम फ्री कर दें कि भाई ठीक है वहां पे हमारे लेखे जोखे रखे हैं उसको ले लें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक आवेदन भी हम दे सकते हैं, और ये एक आवेदन पत्र भरना पड़ेगा आपको। उसके लिए पहले डेट लेनी पड़ेगी, डेट लेकर के आप हमारे अकाउंट को देख सकते हैं, या जब आप लेंगे तो उसके लिए मिनिमम चार्जेस भी लगा सकते हैं। लेकिन वो निश्चित स्थान कहाँ है जहां पर उसको आर्थिक लेखों को देखा जा सकता है, वो कंपनी की बात भी चीजें, लेकिन वो सारी चीजें इसके अंतर्गत बतानी होंगी होगा। दूसरा हमारे पास जो ऑडिटर होते हैं उनकी रिपोर्ट, जो सीए वगैरह रिपोर्ट देते हैं या ऑडिटर्स होते हैं उनकी रिपोर्ट इसमें अंतर्गत होनी चाहिए। ठीक है, अगर जो पुरानी कंपनी चल रही है तो पिछले 5 वर्षों का लाभ, हानि एवं आर्थिक स्थिति का विवरण इसमें देना अनिवार्य होता है। एक तो नई कंपनी बना रहे हैं हम तो उसमें तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर हमारी पुरानी कंपनी ऑलरेडी चल रही है तो ऐसी पोजीशन में उसके जो है पिछले 5 वर्षों का लेखा जोखा इसके अंतर्गत देना होगा, जिससे कि कंपनी जो है के बारे में पता चल जाए, लोग बात सेटिस्फाई हो जाएं कि कंपनी जो है ये क्या है और इसकी स्थिति क्या, पोजीशन क्या है। 5 वर्ष हुआ आ जाएगा तो अगर जो फायदे में जा रही है कंपनी, बढ़िया उसका जो है, तो पोटेंशियल खुद ही लोग बाग उससे जो है अट्रैक्टिव होकर के उसके साथ जुड़ जाएंगे। इसी तरीके से गत 5 वर्षों का लाभांश, या लाभांश का मतलब ये हुआ कि हम 5 वर्षों में कितना कितना लोगों को लाभांश मिला है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को कितना लाभांश मिला है, प्रेफरेंस को कितना मिला है, यानी कि कंपनी की स्थिति इस लाभांश से बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो ये हमारे पास एक ही होता है। इसी तरीके से यदि कंपनी की 25 लाख से अधिक कैपिटल है तो उसके अंदर क्या होगा, निर्गमन की केंद्र सरकार की अनुमति, उसके निर्गमन जो किए गए हैं उसके इश्यू जो करा रहे हैं हम शेयर, उससे केंद्र सरकार की अनुमति लेना भी आवश्यक होता है। तो इस प्रकार से ये हमारे पास होते हैं। तो और भी इसके बाद जो है वे ऑफ, ये सारे हो जाते हैं। उसके बाद हमारे पास जो कुछ कंपनियां जो ऐसा है कि वो हमारे जो है कुछ कंपनियां जो हैं अपने ही रिसोर्सेज से कैपिटल को इकट्ठा कर देती हैं, जैसे निजी कंपनी है, एक अंश पूंजी वाली कंपनी भी है,
तो वो जो है जनता को अपने अंश बेचने की उसको आवश्यकता नहीं होती है। तो उसके लिए जो है वो क्या करते हैं, एक अंश पूंजी वाली कंपनी सार्वजनिक कंपनी को अंशों एवं ऋण पत्रों को बेचने हेतु विवरण निर्गमित करना होता है। यदि यह कंपनी अपने स्रोतों से पूंजी एकत्रित कर लेती है तो इसके स्थान पर स्थानापन्न विवरण पत्र जारी किया करना अनिवार्य होता है, जिसको हम स्टेटमेंट ऑफ ड्यू के नाम से हम जानते हैं, अनिवार्य होता है। तथा अंश आवंटन तिथि से 3 दिन पूर्व रजिस्ट्रार के यहाँ फाइल करना अनिवार्य होता है। इस पर संचालकों के हस्ताक्षर होने अनिवार्य होते हैं। अर्थात ये हुआ कि जैसे मान लीजिए अपने आप ही अपने कैपिटल भी रिसोर्सेज कर लिया कि सारी कैपिटल बन जाएगी, फिर भी भारतीय कंपनी अधिनियम के आधार पर अगर जो हम प्रोस्पेक्टस तैयार नहीं कर रहे हैं तो उसी का एक छोटा रूप होता है स्टेटमेंट ऑफ ड्यू, वो तैयार किया जाता है। और तैयार करने के बाद जो आवंटन तिथि हमारे पास उसे 3 दिन कम से कम 3 दिन पूर्व कंपनी रजिस्ट्रार के पास भेजना वो अनिवार्य होता है, अन्यथा जो है वो अवैधानिक माना जाएगा। इसलिए और उसपे वो जो संचालक जो है हमारे उनके हस्ताक्षर भी होना आवश्यक होता है, उस पर संचालकों के हस्ताक्षर भी होना अनिवार्य होता है, वरना नहीं होता है। इस तरीके से आप लोगों का ये चैप्टर प्रॉस्पेक्टस का ये कंप्लीट हो जाता है।